नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 यानी कि आकलन कार्यपत्रक संख्या 13 को। यह आपकी 25 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो असेसमेंट वर्कशीट होती है आपके क्लास टेस्ट, आपके यूटी, आपके पीरियोडिक टेस्ट की तरह होती है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसको सॉल्व करोगे, खुद करोगे। क्योंकि खुद करोगे तभी तो आप आइडिया लगा पाओगे ना कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना आपने जाना है, कितना आपने सीखा है। और जो सीखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो असेसमेंट वर्कशीट है इनका मेन पर्पज़ ही यही है कि आपने जो लास्ट 2 वीक में सीखा है उसको एक तरीके से रिवाइज़ कर पाओ। और वैसे भी ये असेसमेंट वर्कशीट काफ़ी आसान होती है। लास्ट 2 वीक में हमें जो भी वर्कशीट मिली होती है उन्हीं वर्कशीट पर, उन्हीं चैप्टर पर बेस्ड होता है हमारे ये असेसमेंट। ये असेसमेंट अगर आप खुद कर सकते हो दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो भी आपको एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करना है। जितने क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं वो कीजिए। जितने क्वेश्चंस आप अच्छे से श्योर नहीं हो तो भी उनको आप राइट कीजिए एक बार। ओके, उसके बाद अपने आंसर, अपने सॉल्यूशन को आप इस वीडियो के साथ टैली कर सकते हो, मिलान कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। आज की इस वर्कशीट की बात करें तो ये टोटल हमारे 20 मार्क्स रहेंगे। इसमें हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन भी रहेंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन भी रहेंगे। इसमें हमारे देखिए कि जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है ये हमारे 1 मार्कर रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस वर्कशीट में दिए गए वो हमारे जलवायु, क्लाइमेट चैप्टर से लिए गए। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे 1 मार्कर रहेंगे। उसके बाद 6th और 7th जो क्वेश्चन है वो हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। ओके, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 है वो हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये हमारा 5 मार्कर क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों को हम हल करते हैं, डिस्कस करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा कि आमर वर्षा है उससे आप क्या समझते हैं। तो केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी जो वर्षा है यानी कि मानसून के आने से पहले एक वर्षा होती है, तो जो प्री मानसून जो वर्षा है उसको आमर वर्षा कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये आमों की फसल है उसके जल्दी पकने में मदद करती है, इसलिए इसको आमर वर्षा कहा जाता है, मैंगो शॉवर्स कहा जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए कि मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः कितना रहता है, ये हमें बताना है। तो मई एंड की अगर बात की जाए तो देश के उत्तर पश्चिमी भागों में तापमान सामान्यतः 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, यानी कि 45 से 48 डिग्री के आसपास रहता है। जो अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये हमारा वेस्टर्न राजस्थान, जो बाड़मेर, जैसलमेर जिला आ जाता है राजस्थान का, तो वहाँ पर ये रहता है। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन रहेगा, तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है कि मासिन राम किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये मासिन राम क्या है? मासिन राम या कई जगह पे मासिन रम लिखा जाता है। मासिन राम है ये वो स्थान है मेघालय में स्थित जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। चेरापूंजी से कुछ किलोमीटर दूर है ये कौन सी पहाड़ियों के बीच में, ये हमें बताना है। तो मासिन राम है ये गारो, खासी और जैंतिया जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में स्थित है। यानी कि यहाँ पे जब बादल पहुँचते हैं, एक बार पहुँच गए तो इन तीनों पहाड़ियों के बीच में से निकल नहीं पाते और वहाँ पर ही इनको बारिश करनी होती है। यही कारण है कि चेरापूंजी, मासिन जो इन पहाड़ियों के बीच में स्थित है वहाँ पे भारी बारिश होती है और विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, चौथा हमारा प्रश्न है कि उत्तरी भारत में अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तो उसमें धूल भरी आंधियों का क्या महत्व है, ये हमें बताना है। ओके, तो उत्तरी भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो धूल भरी आंधियाँ हैं, जैसे मई में आती है, जून में आती है, ये तापमान में गिरावट ला करके गर्मी से राहत देती है। हालांकि टेम्परेरी होती है लेकिन एक बार राहत मिल जाती है। कई बार इन आंधियों के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती है, हल्की बारिश भी हो जाती है, तो उससे भी हमें राहत मिलती है। यानी कि ये क्या करती है, तापमान में कमी ला देती है और इससे उस भीषण गर्मी में हमें हल्की सी राहत मिलती है कुछ समय के लिए। उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है कि शीतकाल में जो पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ होते हैं वो किस समुद्र से उत्पन्न होते हैं। जैसे अब जो बारिश हो रही है दिल्ली में, पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, ये कौन सी बारिश है? ये हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, यानी कि पश्चिमी जो विक्षोभ है उसके कारण होने वाली बारिश है। अब ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं ये हमें बताना है। तो ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। भूमध्य सागर, वहाँ पे चक्रवात आते हैं और वो चक्रवात है उड़ते हुए हमारे यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। जो हमारा पश्चिमी जो जेट प्रवाह है उसके साथ बह करके यहाँ जाते हैं और हमारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, इस राजस्थान हो गया, इस इलाके में सर्दियों में हल्की फुल्की बारिश भी होती है। ओके,
तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन, यानी कि ये सभी जो क्वेश्चन थे 1 to 5 ये हमारे 1 मार्कर क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, छठा जो हमारा प्रश्न रहेगा कि गर्मी के मौसम में पहाड़ियाँ ठंडी क्यों होती है, ये हमें बताना है। तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। जब हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है। कितना कम होता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में पहाड़ियाँ वो ठंडी होती है, क्योंकि वो ऊंचाई पर होती है। जितनी ऊंची पहाड़ी उतनी ज़्यादा ठंडी होगी। जैसे आप देखिए जो राजस्थान है, भीषण गर्मी होती है उसमें, लेकिन माउंट आबू है उसमें लोग घूमने के लिए जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ऐसे देखिए जो आगरा है उसी अक्षांश के ऊपर दार्जिलिंग है। आगरा में भयंकर गर्मी होती है और उसी सेम डे दार्जिलिंग में अच्छी खासी ठंड होती है, टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी इलाका आ जाता है, उसके आसपास का इलाका। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया 7वां हमारा प्रश्न रहेगा, 7th क्वेश्चन है कि भारत में सर्दियों में मौसम शुष्क क्यों रहता है, ड्राई रहता है, बारिश वगैरह बहुत कम होती है या होती नहीं है कुछ भागों में, ऐसा क्यों है? तो सर्दियों में अगर बात करें तो स्थल पर वायुदाब ज़्यादा होता है, तापमान कम होता है, वायुदाब ज़्यादा होता है। ये उल्टे होते हैं आपस में, तापमान कम होता है और वायुदाब ज़्यादा होता है स्थल के ऊपर, जबकि जल के ऊपर तापमान होता है वो ज़्यादा होता है और वायुदाब कम होता है। ओके, इसलिए पवनें क्या चलती है? पवनें हमेशा अधिक से कम की तरफ चलती है। तो पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है, क्योंकि स्थल पर वायुदाब ज़्यादा है, समुद्र पर वायुदाब कम है, तो स्थल से कहाँ जाएगी? कम वाले की तरफ, समुद्र की तरफ चलेगी। क्योंकि ये पवनें स्थल से समुद्र की तरफ चलती है तो स्थल से चलने के कारण इनमें नमी नहीं होती और इसलिए वर्षा नहीं करती। इसीलिए भारत में सर्दियों में मौसम है वो शुष्क रहता है। अब गर्मियों में बारिश क्यों होती है? क्योंकि पवनें समुद्र से स्थल की तरफ आती है, उसमें नमी होती है, वो बारिश करती है और ये लैंड टू सी की तरफ जाती है, वाटर बॉडीज़ की तरफ जाती है, तो इसमें मॉइस्चर, नमी नहीं होती, इसलिए बारिश नहीं करती और सर्दियों का मौसम ज़्यादातर शुष्क रहता है। उसके बाद 8वें प्रश्न को देखिए। 8वां हमारा प्रश्न दिया गया कि भारतीय मानसून की 3 प्रमुख विशेषताएं हमें बतानी है। भारतीय मानसून की पहली विशेषता अनिश्चित। भारतीय मानसून अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता। फिक्स मतलब कि बारिश इतनी होगी, कोई गारंटी नहीं है, कभी ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, कभी कम होती है, सूखा पड़ जाता है, तो अनिश्चित होता है। दूसरी विशेषता ये अनियमित होता है। अनियमित मतलब इरेगुलर है, कभी टाइम से पहले आ जाता है, कभी टाइम से बाद में आता है, कभी टाइम से पहले चला जाता है, कभी टाइम से बाद में जाता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका। ओके, तो ये इरेगुलर भी है, अनियमित भी है, अनिश्चित भी है और इरेगुलर भी है। तीसरी विशेषता है कि इससे जो बारिश होती है भारतीय मानसून के कारण, उसका वितरण असमान होता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक समान बारिश होगी। कुछ इलाके जहाँ पर 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, कुछ इलाके होते हैं जैसे पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ओके, तो ये तीसरी विशेषता रहेगी। उसके बाद 9th हमें क्वेश्चन दिया गया, 9वां हमारा प्रश्न है। 9वां प्रश्न है कि भारतीय मानसून के आगमन के समय राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो लगभग शुष्क रहता है। इस कथन के समर्थन में हमें 3 कारण बताने हैं। ओके, यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस भाग की बात की जा रही है। यहाँ पे जिस भाग की बात की जा रही है तो ये वाला पार्ट है, उसकी बात की जा रही है। ये ड्राई रहता है। इसके ड्राई रहने के कारण क्या है? कई सारे कारण हैं। एक तो ये कि यहाँ पे कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं है। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे ऐसे अरावली है। अब ये जो अरावली है ये जो मानसूनी पवनें उसके समानांतर है, पैरेलल है। जैसे पवनें यहाँ से निकल जाती है, यहाँ से ऐसे निकल जाती है। अगर ये ऐसे होता तो क्या होता? राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही होती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, सीधा है। तो यहाँ पे कोई पर्वत या अवरोध नहीं है जो इन पवनों को रोक पाए, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है, पहला कारण है। दूसरा कारण ये कि यहाँ पे जो मानसून है वो सबसे अंत में पहुँचता है, क्योंकि इस ब्रांच से जो बंगाल की खाड़ी की ब्रांच है उससे बारिश होती है, अरब सागर से बारिश नहीं होती। वो ब्रांच घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचती है, उसमें नमी इतनी कम हो जाती है कि हल्की सी बारिश करती है। इसके साथ साथ मानसून की वापसी भी सबसे पहले यहीं से होती है, यानी कि पहुँचा लेट गया सबसे पहले, इसके कारण भी यहाँ पर बारिश है वो कम होती है। उसके बाद 10वें प्रश्न को देखिए, 10th जो हमें क्वेश्चन दिया गया। 10वां हमारा प्रश्न है कि क्या भारत में वर्षा का वितरण असमान है? ये हमें बताना है। तो अपने उत्तर के समर्थन में हमें 5 कारक नहीं, यहाँ पे उदाहरण होना चाहिए। 5 उदाहरण हमें देकर के समझाना है कि क्या वर्षा का वितरण असमान है। तो कैसे कह सकते हैं? तो भारत में वर्षा का वितरण असमान है, इक्वल नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है।
कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है। जो राजस्थान की बात करें तो यहाँ के ज़्यादातर भागों में 10 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, और यहाँ पर 10 वर्षों में जितनी बारिश होती है उतनी कई बार मासिनराम चेरापूंजी में एक दिन में हो जाती है। अंदाजा लगाइए, यहाँ 10 वर्ष, वहाँ का एक दिन। ओके, तो कितना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए कि मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है 1141 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि थार मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है। थार मरुस्थल या लेह में यहाँ 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। डिफरेंस आ गया ना, जिससे पता चलता है कि वार्षिक वर्षा असमान है। इसके साथ साथ पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट या पूर्वोत्तर भारत में अगर बात की जाए तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि मध्य भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसके साथ साथ अगर हम पंजाब, हरियाणा, गुजरात या दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो इन सभी तथ्यों से ये चीज़ स्पष्ट है, क्लियर है कि भारत में जो वार्षिक वर्षा है वो एक बराबर नहीं है, कहीं पे कम है तो कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे ये मध्यम है। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपके क्लास 10th सोशल साइंस SST की बात करें तो उसके सभी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के जो वीडियोज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ हैं, वो ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप कर सकते हो। वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 95% स्कोर करना है तो अगर वो कर लोगे, उसमें लिमिटेड से क्वेश्चन दिए गए, वो कर लोगे तो वो काफ़ी रहेगा। ओके, 100% के लिए हमें NCERT के साथ जाना पड़ेगा। 1 मार्कर जो क्वेश्चन है वो हमें थोड़े ज़्यादा डीपली देखने पड़ेंगे, लेकिन 95% के लिए वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।